नमस्कार दोस्तों। आज का नया शीर्षक है या फिर कह सकते हैं एक नई किताब है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है और धर्मवीर भारती जी का है। इसके पहले मैं सफलता के मंत्र की एक एक कहानी आपको वीडियो वाइज प्रोवाइड कर रहा था जिसमें 21 कहानियाँ थीं, लेकिन ये गुनाहों का देवता जो उपन्यास है ये काफ़ी मोटी है, तो 250 पेज का है। तो एक दिन में 10 पेज मैं लगभग एक वीडियो में कवर करूंगा जो कि 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। तो 20 से 25 वीडियो में ये आपका गुनाहों का देवता कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके 25 वीडियो के करीब आएगी और गुनाहों का देवता जो है आप पूरी कहानी सुन पाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्त भीमा चित्रा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता और ग्राम देवता कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर रोमांटिक कलाकार हैं। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बाधाएं नियम नहीं हैं। कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई शम नहीं, कोई सुल्तान नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारे तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मलबा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती भी कमी नहीं। सचमुच लगता कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वसित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक और उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्ट्रियम पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या फिर अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुशरूबा बाग, लगता है कि हवा का नटखट दोसीजा की तरह कलियों का आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और आप सर्दी से भी बहुत डरते हैं तो आप जरा एक ओवर कोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर से 100 फटने वाले पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां, सुबह सुबह की राजकुमारी के गुलाब, वक्ष पर बिखरे हुए भंवराले गेशुओं की धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज में सुनहली तरुड़ाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वी टपी के रंग पश्मीने के लंबा कोट और जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन सी पतली पैंट और पैरों के सफ़ेद जरी पेशावरी सैंडलों से भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रह कर उसे सूंघ लेता था। पूरब से आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह से ताज़े फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई है, उसने चौंक कर कहा। पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गया? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फलसई रंग के उस फूल पर गहरे बैंजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली, अब इसे तो सारीफ लोगों के लिए छोड़ दो।
हाँ हाँ, सिर्फ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में है। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी! कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने बातचीत में कहा। यार, तुम जानते ही हो कि मेरा उससे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग हूँ उन्हीं के सहारे हूँ। आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनसा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी में से थे। जो बराया नाम विद्यार्थी होते हैं, कब तक वे यूनिवर्सिटी सुशोभित करते रहते हैं इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार हंसमुख, फंफ्तिया कसने में मज़ा लेने वाले, मगर दिल के साफ निगाह के सच्चे बोले। एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी ना किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब लोटस पॉन्ड कमल सरोवर तक घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की एक टक देखते हुए ध्यान में तल्लीन, छिपकली की दुबले पतले बालों की एक लट माथे की झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर? देखा ठाकुर। नहीं यार, दोनों ने निष्कृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि है, मैं इन्हें जानता हूँ कि ये रविंद्र बिसरिया हैं, MA में पढ़ता है। आओ मिलिए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब! मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद करके बिसरिया बोला, आह कैसा मनोहर प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारों में बोला, यार शगल की चीज छोड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कभी शो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे हो तुम? बिसरिया ने आंखें खोली, एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितना उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह का बीमारी होता है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार, कार्तिक, फाल्गुन, चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डियों से होता है। और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं? सिबरिया नहीं मिस सिबरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उज्जवल, कुछ परेशानी और गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों में घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष MA में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर से हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह था कि तुमने इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए,
मैंने गलत समझा। अब कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं को इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको। हम तो आपके राष्ट्रीय कविताएं लिखते या प्रेम की हैं। जब जैसा अवसर हो ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया की ओर पिछले 5 सालों से जानते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिसरिया किस समय और कैसी कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, ज़रा गंगा जी चलें, कुछ वोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना है। कपूर को वोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम को विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी। उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी, चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस, ज़्यादा का हम क्या करेंगे। नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर, पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में बहुत पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर चल। और वह हिचकती हुई, ठिठकती हुई, झोंकती हुई मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी, आगे बढ़ती चली गई, निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं? तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगी। ओह, यह देखो। उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है। उन्होंने शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतज़ाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा का पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट इसके घर में है, तुम्हें पहुंचाए देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती है, या उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है, या चले जाओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, 4 कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने शायद। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली है, चाय पी लो तब जाना। मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह, सुधा की हंसी में दुधिया बचपन झलक उठा।
मुंह से सूख कर गोभी हो रहा था, चाय नहीं पिएंगे। बंगला आए तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था। पढ़ने के लिए यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ और कम खर्च के ख्याल के चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उनकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवा कर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश ना की थी, लेकिन जब बीए में वह सारे यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा। कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इलाके, लान और इसकी किताबें, इसकी निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने साथ थे और सभी उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यही नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा जब आज से वर्षों पहले या 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती हो गई, इसे चंदर खुद नहीं जानता। जब वह आई तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मानते, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देने और शादी ना होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन को चौंका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने माली की दांत भी काट खाया है। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उसे नहीं बोलता था। लेकिन जब वह 2 साल तक, तो प्यारे दोस्तों, अब कहानी आगे पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है। इस कहानी को यहीं पर ब्रेक करते हैं और पार्ट 2 में कहानी को कंटिन्यू जारी करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि 5 से 10 पेज हर वीडियो में होगी, तो 7 पेज हो चुका है। बाकी मैं इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। नमस्कार।